नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना। दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं या आप इस पार्लियामेंट रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपको 100 से 120 या 80 से 120 की स्पीड में डिक्टेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पे आपको डेली डिक्टेशन, ऑडियो, पीडीएफ और मंथली ई बुक मिलेगा। जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, प्रधानमंत्री के पंजाब के नेताओं के साथ हुए समझौते के बाद वे जो कार्यवाही कर रहे हैं उसके लिए हमें उन्हें वास्तव में बधाई देनी चाहिए। हमें इस नाजुक क्षेत्र में शांति के लिए गृह मंत्री की प्रधानमंत्री की सहायता में किए जा रहे प्रयास के लिए भी सराहना करनी चाहिए। यह सच है कि वर्तमान कानून तथा इससे पूर्व पास किया गया कानून अस्थायी सांविधिक उपाय है, जिन्हें हमें विशेष उद्देश्य से समय समय पर अधिनियमित करना पड़ा है। मैं समझता हूं कि ऐसा समय आएगा जब हमें विशेष अदालतों की देश में किसी भी भाग में आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी न्यायपालिका को इतना प्रभावी होना चाहिए जितने भी न्यायाधीश हो, चाहे जो भी अपराध हो, वे उनका थोड़े समय में निपटारा कर सकें। आज हमें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि न्यायालय निर्धारित अवधि में अथवा थोड़ी अवधि में इन विशेष मामलों का निपटारा नहीं कर सकते, परंतु निश्चय ही हमारे यहाँ ऐसा वातावरण होना चाहिए ताकि भविष्य में विशेष न्यायालयों की आवश्यकता ना रहे। फिर भी हमें उस पर विचार करना है, क्योंकि हमने वर्तमान अनुसूची में संशोधन किया है, जिसमें हमने कई अधिनियमों के उपबंधों को समाप्त कर दिया है जो स्वरूप में अत्यंत गंभीर हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेल अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम इत्यादि। इस अधिनियम के कुछ उपबंध गंभीर हैं। अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए अब हमने कुछ उपबंधों को निकाल दिया है, परंतु हमें देखना चाहिए कि जब भी इस अधिनियम के संबंधित अपराध होते हैं, सामान्य न्यायालय उन अधिनियमों के अंतर्गत मामलों का शीघ्र निपटारा कर पाएं तथा इस प्रयोजन के लिए इन सामान्य न्यायालयों में अधिक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं, ताकि सामान्य मशीनरी को बाधा ना पहुंचे। आमतौर पर हमें अभियोजन मशीनरी को दृढ़ बनाना है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए निष्ठावान लोक अभियोजकों का चयन किया जाना है, अन्यथा यदि दोषपूर्ण जांच होती है अथवा लोक अभियोजक गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं करते तो प्रत्येक मामला विफल होगा। मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया है कि बहुत से मुकदमे नहीं चलाए गए हैं और वास्तव में बहुत से गंभीर मामलों में दंड नहीं दिए गए हैं। यह इसीलिए है कि हमारी अभियोजन मशीनरी उतनी प्रभावी नहीं है, अतः हमें उसे सुदृढ़ बनाना है। वास्तव में प्रत्येक मामले पर 2 अभियोजक रखे जा सकते हैं, ताकि वे उस पर ध्यान दे पाएँ और उस पर कोई को प्रभाव ना पड़े। फिर मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी जांच की मशीनरी तथा अभियोजन मशीनरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि एक ही भूल के कारण पूरा मामला विफल हो जाता है तथा सभी प्रयासों के बावजूद मामला हार जाता है। यह जांच मशीनरी के द्वारा जानबूझकर अथवा अन्यथा भूलों के कारण होता है। ऐसे मामलों पर नज़र रखने के लिए विशेष सतर्कता होनी चाहिए, ताकि हमारे प्रयास निष्फल ना जाए। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री को तथा गृह मंत्री को देश में अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब हम आतंकवादियों, उग्रवादियों या विद्रोहियों अथवा हम उन्हें जो भी नाम दें को दंडित करने की बातें करते हैं, तो वे अधिकांशतः राजनीतिक होती हैं। अब तो गांधीवादी तरीके के औचित्य का प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसा है कि हमने इस अत्यंत मूल्यवान तरीके से संपर्क खो दिया है। हमने अपनी ऐतिहासिक स्वतंत्रता अंग्रेजों से शांति के गांधीवादी तरीके से ही जीती थी। भारत को, जो कि एक विशाल देश है जिसका शानदार संविधान है, अपने प्रजातंत्र को बनाए रखना चाहिए। अपने प्रजातंत्र को सुरक्षित रखते हुए विभिन्न ग्रुपों की उचित और वैध आवश्यकताएं और यहाँ तक कि विभिन्न श्रमिक संघों की भी मांगें पूरी की जानी चाहिए। अतः लोगों को अहिंसा के गांधीवादी तरीके की उपयुक्तता के बारे में शिक्षित करना पड़ेगा। इस पर हमारे प्रचार माध्यमों, हमारी शिक्षा और हमारे सार्वजनिक क्रियाकलापों
और लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से बल दिया जाना चाहिए, विशेषकर हमारी प्रजातांत्रिक पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों के माध्यम से। भाइयों, विकास कार्यकर्ता को समाज के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार, दमन और शोषण के विरुद्ध अपने संघर्ष में हर समय अवश्य ही अटल रहना चाहिए। विकास कार्यकर्ता को यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि लोगों की सेवा में जो काम वह कर रहा है उसके लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। प्राथमिक विकास कार्यकर्ता के नाते उसे अपनी भूमिका अवश्य ही इस तरह निभानी चाहिए कि लोगों का अधिक से अधिक सहयोग सुलभ हो, न कि उसे लोगों पर अपने विचार, सिद्धांत और निहित स्वार्थ थोपने चाहिए। विकास कार्यकर्ता को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी भी लोगों के नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोगों में रहने के कारण विकास कार्यकर्ता को उनके शारीरिक श्रम में सक्रिय रूप से अवश्य भाग लेना चाहिए। विकास कार्यकर्ता का अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए अवश्य ही निरंतर प्रयास करने चाहिए, जो लोगों के साथ घुल मिलकर और सीखने के अन्य अवसरों का लाभ उठाकर किए जा सकते हैं। विकास कार्यकर्ता में आत्मसंयम अवश्य होना चाहिए, जो उसे अपने काम करने के लिए आवश्यक है। विकास कार्यकर्ता को अवश्य ही साधन संपन्न, उत्तरदायित्वपूर्ण और आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे लोगों की सेवा करने में अपनी योग्यता पर भरोसा और आशा अवश्य होनी चाहिए। विकास कार्यकर्ता एक प्रेरक है। उसकी गतिविधियों से जितनी जल्दी हो सके लोगों में आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्रिय योगदान करने की प्रेरणा अवश्य जागनी चाहिए। खुलेपन और सीखने की भावना से विकास कार्यकर्ता को अवश्य अपनी परीक्षा स्वयं और लोगों तथा उन सहयोगियों विकास कार्यकर्ताओं से आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके साथ वह काम करता है। विकास कार्यकर्ता का अवश्य ही खुले विचारों वाला होना चाहिए, जो लोगों की समस्याओं, उनकी प्रसन्नताओं, निराशाओं और आकांक्षाओं के बारे में सुनने के लिए तैयार हो। विकास कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह अपने सहयोगी विकास कार्यकर्ता को उनके संकटों के समय नैतिक, मानवीय और आर्थिक सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें। विकास कार्यकर्ता को लोगों के साथ अवश्य ही विनम्र और शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। युवक और वृद्ध दोनों को अवश्य ही सदा उचित आदर दिया जाना चाहिए। महिलाएं पुरुषों की समानाधिकारी हैं और इसलिए उन्हें समान और सहभागी के रूप में उचित सम्मान दिया जाना आवश्यक है। काम के सभी स्तरों में जिम्मेदारियों के मामले में महिला विकास कार्यकर्ताओं से अवश्य ही समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। विकास कार्यकर्ता का जीवन एक कठिन जीवन है, जिसमें उसे प्रायः निराशाओं और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। विकास कार्यकर्ता अवश्य ही इन कठिनाइयों को लोगों की मुक्ति और विकास के लिए उनके साथ काम करने की प्रक्रिया का ही अंग समझे और अपनी वचनबद्धता में अवश्य दृढ़ रहे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने खेल तथा युवा कार्य विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से देश भर में मई 2001 को ग्रीष्म अवकाश साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के और गैर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को सम्मिलित किया गया था। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस जन कार्यक्रम में कुल मिलाकर 92 विश्वविद्यालयों और 2126 कॉलेजों ने भाग लिया था, जिसमें 1,39,000 राष्ट्रीय सेवा योजना और 18,000 गैर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र स्वयंसेवक सम्मिलित थे और लगभग 2 लाख शिक्षार्थियों का नामांकन किया गया। छात्र स्वयंसेवकों को कोई मानदेय नहीं दिया गया था, क्योंकि यह कार्यक्रम स्वयं सेवा पर आधारित था। तथापि साक्षरता किटें शिक्षार्थियों को राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा निःशुल्क दी गई थीं। इन केंद्रों ने मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का भी आयोजन किया था। उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया को देखते हुए और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों को शामिल करने के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्देशों को भी ध्यान रखते हुए सरकार ने 2000-2001 के दौरान ग्रीष्म अवकाश साक्षरता कार्यक्रम को चालू रखने का निर्णय किया है। पिछले वर्ष की भांति साक्षरता किटों को देने और राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्म अवकाश शुरू होने से पहले ही की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकर बहुत खेद हुआ है कि साक्षर महिलाओं की संख्या 30% से भी बहुत कम है और अनुसूचित जाति में 3% से भी कम महिलाएं साक्षर हैं। माननीय महिला और शिक्षा मंत्री ने
बताया है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए 85 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया गया है। हम देखते हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं साक्षर हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक धन का प्रावधान किया जाए। अब स्कूलों की दशा पर प्रकाश डाला जाए। मैंने जो आंकड़े एकत्र किए हैं उनके अनुसार लगभग 5 लाख स्कूलों में से 50% स्कूलों की इमारतें ढंग की नहीं हैं, 40% स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, 70% स्कूलों के पास बच्चों की पुस्तकें नहीं हैं, 80% में पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं है। मेरे राज्य के साथ साथ देश भर में हर जगह की यही स्थिति है। वास्तव में इस स्थिति का मुख्य कारण आर्थिक कठिनाई है। मुझे आशा है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारें इस स्थिति को सुधारने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगी। स्टॉप हो गए दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।